वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं अगले हफ्ते के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और हमें किन इवेंट्स के ऊपर ध्यान रखना है जिनका मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। देखिए, हमने बजट सेशन को कवर कर लिया, हमने पिछला हफ्ता पूरा कवर कर लिया। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, हम आए हैं 22,800 से 23,400 500 तक, करीबन 700 पॉइंट्स की निफ्टी ने रैली दी है, इसके में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी रैली स्पॉन्सर थी आपकी रिटेलर्स की वजह से, इस बात को हम नकार नहीं सकते। तो कुछ फैक्टर्स पर बात करते हैं वन बाय वन, जो अगले हफ्ते, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, दैट इज़ मेक और ब्रेक वीक है। आइदर हमारी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड होगी कि हमें कहाँ जाना है और हम मेक करेंगे या ब्रेक करेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं किन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ और क्या इनका इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बजट के ऊपर। देखिए, बजट ठीक था, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आप एक इनकम टैक्स के पीआर को हटा दीजिए, एक 12 लाख रुपए की इनकम, एक बात समझिए, टेक्निकल बात समझिए, आपके आसपास देखिए, 1 लाख रुपए महीना कितनों की इनकम है, ठीक है ना। और जिनकी है उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर आज किसी का पैकेज 25 लाख रुपए के ऊपर है तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ कि ओल्ड टैक्स रेजिम क्यों बेनिफिशियल है, मैं सिंपल बताता हूँ। ओल्ड टैक्स रेजिम में बंदा सारे एग्जम्पशंस क्लेम करेगा, न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस क्लेम नहीं होती। अब डिडक्शंस क्लेम CCD2 की डिडक्शन शायद क्लेम होती है, बाकी क्लेम नहीं होती। तो मैं क्यों जाऊंगा, मेरा टैक्स एक्चुअली के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मेरा टैक्स कम बन रहा है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, और दूसरा, कैपिटल गेन तो उतना ही भरना है। तो ये चीज़ समझने वाली है। एक PR के लिए स्टंट बढ़िया था, एक नैरेटिव सेट करने के लिए स्टंट बढ़िया था। अदरवाइज पहला पॉइंट मेरा ये है कि पहली बात, 1 लाख रुपये महीना कितनों की इनकम होती है कांस्टेंट, ठीक है। जिनकी है वो लोग ऑलरेडी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। 80C की होगी, 80D की होगी, 80DD की होगी, 80GG की हो गई, आपकी 80TTA की हो गई, आपकी 80E की हो गई, कोई एजुकेशन लोन की है, उनकी वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो वो क्यों माथापच्ची करेंगे, समझे ना बात को। म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, LIC में जा रहा, वो वहाँ पे क्लेम करेंगे ना 1.5 लाख रुपया। तो पहली चीज़ तो वो आती है, ठीक है, ठीक है। PR सेट करना था, वो हो गया उनका आज के लिए, ख़त्म है चीज़। अब दूसरी, कैपेक्स नहीं बढ़ा, इस बात को समझिए। और आपके देख लीजिए, डिफेंस के स्टॉक देख लीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफेंस के स्टॉक देखिए कितने टूटे हैं, आपके रेलवे के स्टॉक देखिए कितने टूटे हैं। आप सिर्फ डीमार्ट या किसी कंजम्पशन स्टोरी को मत देखिए, आप पूरे होल सेक्टर को देखिए। FMCG को, FMCG बड़ा है बट अलग सेक्टर्स टूटे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि डिफेंस और रेलवे को हिट मिला है, फ्री फ्लैट रह गया। और एक चीज़ है ना, पिछले साल हमारा बजट का वैल्यू था 49 लाख करोड़ का, 49 लाख करोड़ से इस बार हुआ है 50.7 या 3 करोड़ के पास, लाख करोड़ के पास हुआ है। तो डैट इज पॉइंट कि 3-3.5% ये बढ़ा है। अब 3-3.5% बढ़ने का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं कि ये लोग इकोनॉमी में खुद स्लो डाउन मान रहे हैं, ठीक है। देखिए, कोई मानेगा नहीं, मैं आपको सिंपल बताऊं, कोई मानेगा नहीं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, बट इवेंचुअली ये चीज़ हुई है, स्लो डाउन इकोनॉमी में है। इस चीज़ को देखिए, ना चीफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी मानेंगे, ना RBI गवर्नर मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भाई अपनी कंपनी को कौन खराब बताता है। लेकिन स्लो डाउन है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बजट ठीक था ऑन द फ्रंट ऑफ द कंजम्पशन, लेकिन ये थीम ओवर है अब, ठीक है ना। अब आपको दूसरी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बजट में नहीं आया है, अब बजट पर ध्यान दिया जाएगा। और मंडे को FIs आएंगे, सैटरडे को FIs नहीं थे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तभी कोई स्टॉक 10% गिरकर वापस बढ़ गया, क्यों, उसमें स्पेकुलेटर्स ऑन थे, इस वजह से हुआ है। मंडे को FIs आएंगे। और दूसरी चीज़, बजट में 2-3 चीज़ें और हुई हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, बहुत स्मार्ट गेम खेला, 1.5 घंटे में बजट खत्म कर दिया, बाद में निकाले इसके नोट्स। उसके अंदर पहली चीज़ आई, यूलिप प्लान्स के अंदर अब डिडक्शन नहीं मिलेगी, और सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्पशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। यूलिप प्लान का गेम खत्म, उसकी प्रोसीड्स टैक्सेबल होगी। दूसरा, FIs के ऊपर 115 AD के अंदर टैक्स लगेगा
12.5% की, जिसको पिछले साल नहीं लगता था। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पिछले साल का था, लेकिन इस साल वापस आया है। 1 अप्रैल 2026 से उन पर भी 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। अभी जो लगता है 10% की रेट से लगता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए। और दूसरा, आप देखिए, मैं किसी से डिबेट नहीं कर रहा हूँ, कैपेक्स कम है, आप इसको नकार दीजिए, कुछ भी कर दिए, लेकिन कैपेक्स नहीं बढ़ा। दिस इज़ अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट है। बाकी आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बजट कभी भी आपके शेयर की ट्रेजेक्टरी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि जिस स्टॉक को नीचे जाना है, जिसका वॉल्यूम नहीं है, जिसके अंदर मान लीजिए सेल्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इबिटा नहीं है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उस स्टॉक को इवेंचुअली नीचे ही जाना है। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, चाहे बजट आ जाए या बजट का बाप आ जाए, वो उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि कंपनी ही नीचे जा रही है। उस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात आती है। वन टाइम पुश मिल सकता है, इवेंचुअली वो अपनी सेल्स पर ही चलता है, बाजार वैल्यूएशन पर चलता है, इसको आप मत भूलिएगा कभी भी। तो बजट में ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो 22,800 से जो रैली करवाई थी रिटेलर्स ने, वो अभी डाउट में है। इस बात को आप मानिए, मेरी बात को, उसका अब टेस्ट होगा अगले हफ्ते से या उससे अगले हफ्ते में सबसे ज़बरदस्त टेस्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली टेस्ट यही है अब, क्योंकि एफआईज आएंगे, हायर लेवल्स मिलेंगे, वो दबा के ठोकेंगे। इस बात को समझिए बात, क्योंकि उनके लिए 23,500 इतने हाई वैल्यूएशन स्टॉक ठोको, आराम से ठोको, क्या दिक्कत है, जाना कहाँ है, लेके तो हम अपने हिसाब से जाएंगे। तो वो चीज़ है। और उनका एलटीसीजी का जो हुआ है उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा बजट फेयर था, कुछ था नहीं, मतलब कह लीजिए ठीक है, एक आपने रिलीफ दिया, डेट इज़ अ गुड, इसके लिए हम थम्स अप है। बट 1 लाख सैलरी कितनों की होती है? बाजार कहाँ खुश होता? बाजार बताता हूँ कहाँ खुश होता, एसटीटी हटता तो बाजार खुश होता। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ आपका बाजार में आप रेगुलर ट्रेडर हैं, तो आपके लिए फ़ायदा कब होता? एसटीटी कम होता। एसटीटी तो 20% देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना भरना है आपको? 20% भरना है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें तो आप 12 लाख कमा लो, चाहे आप 10 लाख कमा लो, आपको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। दूसरा, एलटीसीजी 12.5% है, उसको कम कर देते, कुछ तो फायदा करते। पैसा तो कहीं इसका, भाई ये सैलरी जो 1 लाख 12 लाख की है, इसका बर्डन कितना है? 1 लाख करोड़। बजट की वैल्यू कितनी? 50 लाख करोड़ की। क्या फर्क पड़ता? एसटीटी आप कम कर हटा ही देते। एसटीटी से रेवेन्यू कितना आता है साल का? 60,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। समझिए बात को, 60,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। अगर ये एसटीटी हटा देते ना, मैं कहता हूँ मार्केट में सर्किट लग जाता ऊपर वाला। कितना रेवेन्यू खोना पड़ता भाई? ये 12 लाख किया, इसको 11 लाख कर देते, 10 लाख कर देते, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अगर एसटीटी हटा देते ना, तो मैं कहता हूँ बाजार अपर सर्किट लग जाता। 1,000-1,500 पॉइंट तो निफ्टी एक झटके, एक सिंगल कैंडल में बढ़ जाता। क्यों नहीं हटाया? और रेवेन्यू कितना आता? 50-60 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आता है इनके पास में, लेकिन पेन है। तो एसटीसीजी कम कर देते, एलटीसीजी कम करते, उस फ्रंट में कुछ भी नहीं मिला, तो खुश होने वाली कोई बात नहीं है। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। इफ द यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एज्यूम्स यू आर मनी इन्वेस्टेड इन द मार्केट एंड यू आर गेन, अगर आपके पास गेन है, आपने 10 लाख कमाया तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा। आपके पास वो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 12 लाख कमा रहे हो तो आपको 20% देना है। एलटीसी 12.5% प्लस 4% का सेस देना है। 20% प्लस 4% करीबन 20.8% का आपको टैक्स भरना ही है। एक्सेप्ट सरचार्ज वगैरह आपके हो तो वो अलग चीज़ है। तो आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, तो इस बात को समझिए। बजट फेयर है। जो प्लेन सैलरी इंप्लॉय है, प्लेन सैलरी इंप्लॉय मतलब जो कुछ भी नहीं करता, महीने की सैलरी विड्रॉ करता, उसके लिए ठीक है। और दूसरा, सबकी इनकम अब 12 लाख हो जाएगी। जो 6 मैं जैसे ITR वगैरह काम करते हैं तो हमें पता है, सबकी अभी ITR कितने की चल रही थी? 6,70,000, 80,000, 90,000, ठीक है ना। 7,25,000 डिडक्शन वगैरह मान लीजिए, वो रिबेट वगैरह 87 की रिबेट देखे होते थे। अब सबकी 12 लाख पहुंच जाएगी, सबकी इनकम 12 लाख हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। तो ऑन द फन बेसिस ये थोड़ा सा ठीक है, और कुछ हुआ नहीं बजट में, तो मेरा कहने का है ठीक है, न्यूट्रल है। 22,800 को आपको नजर रखनी है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ट्रंप, ये बंदा 4 साल, मैं कह रहा हूं, नचा के ना रख देना लोगों को, आप मेरा नाम बदल देना। ये 4 साल किसी भी हफ्ते शांत बैठ जाए ना,
एक सिंगल हफ्ते, तो आप कह दे रहा कि ये शांत बैठ गया। मैं कह रहा हूँ आपको, ये कभी शांत नहीं बैठेगा। 4 साल ये वर्ल्ड इकोनॉमी को, जियो पॉलिटिक्स को ये नचा के रखेगा ये बंदा। क्यों होगा? ट्रंप ने कल रात को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जिस पर चाइना, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर 10%, मैक्सिको कनाडा पर 25%। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको पर जो 25% है ना, वो चाइना पर ही 25% मानिए। क्यों? पिछली बार जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे ना, तो चाइना पे लगाए, मैक्सिको पर नहीं लगाए। तो चाइना ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज डिवोट कर दिए मैक्सिको के अंदर, सारे की सारी मैन्युफैक्चरिंग डिवोट कर दी मैक्सिको के अंदर, तो उसके फायदा हो जाता था। वो बायलैटरल ट्रेड के अंदर, वो प्रिफरेबल ट्रेड के अंदर वो फायदा हो जाता था। अब क्या हुआ, इन्होंने मैक्सिको पर टैरिफ लगाया है। मैक्सिको टैरिफ लगाने का मतलब चाइना पर 25% है, क्योंकि जो मैक्सिको के पास खुद का इतना नहीं है। समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका में सूडान, इथोपिया, ठीक है ना, वेस्ट सूडान, इनके अंदर किन का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? चाइना का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर सूडान पर अगर मान लीजिए कोई टैरिफ लगाता है या इथोपिया पर टैरिफ लगाता है, दैट टैरिफ इज लीड टू चाइना, क्योंकि बिजनेस किसका है? चाइना का है। तो इनडायरेक्टली वो चाइना पर ही लग रहा है। ये लोगों को समझनी पड़ेगी। मैक्सिको में जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दैट्स बिलोंग्स टू द चाइना, चाइनीज है वो। तो मैक्सिको पर टैरिफ लगने का मतलब हो गया कि सेम कंप्लायंस टू द चाइना। तो इस वजह से ये पिछले टर्म के अंदर 2000 जो पहले आया था 16 से जो 19 वाला टर्म था इनका, 15 से 19 वाला टर्म था, 16 से 20 वाला टर्म था, उसके अंदर इन्होंने मैक्सिको पर टैरिफ नहीं लगाया, चाइना का टैरिफ और चलता था। तो अब इनको एक चीज़ समझ में आ गई, चाइनीज ने ये लूप होल ढूंढा और वहाँ पे कुछ किया। तो अब यहाँ पे इन्होंने मैक्सिको पर 25% लगाया, दैट इम्प्लाइज टू चाइना ऑल्सो 25%। तो इस वजह से ये जो ट्रेड वॉर स्टार्ट की है, मैं आपको कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा, इंडिया मीडिया में बात नहीं हो रही, लेकिन ये सबसे बड़ा एक स्वान इवेंट माना जाएगा हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स। मार्केट चाहे रिएक्ट कभी अभी ना करें, लेकिन 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद में मार्केट उठेंगे नहीं। क्यों? आप समझिए, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इतना बता नहीं पाया। मैं 100 रुपये की चीज़ आती थी, आपने उसको 25% महंगा कर दिया, दैट इज 125। आप इन्फ्लेशन का टारगेट कर रहे हैं 2%। यूएस फेड का इन्फ्लेशन टारगेट कितना है भाई? 22% का यूएस फेड का इन्फ्लेशन का टारगेट है। अब इससे होगा क्या? आपने 25% मैक्सिको कनाडा से जो चीज़ आएगी वो 25% कर दी। अब एक चीज़ और, इसको डबल समझिए, ये 25% नहीं होगा, ये 40% होगा या 50% होगा। क्यों भाई? मैक्सिको पर टैरिफ लगाया तो मैक्सिको ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है, वो भी तो वापस ठोकेगा। कनाडा ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है, चाइना ऐसे थोड़ी बैठा है कि हाँ तुमने लगा दिया, हम सत्य वचन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम हम पे ठोक लो, हम कुछ नहीं बोले। गांधी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अगर आपने हमारे पे टैरिफ लगाए, हम भी आप पर रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे, और जब रिटेलिएशन टैरिफ लगेगा तो ये 25 नहीं 50% टैरिफ हो जाएगा। अब 50% जब किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, कोई भी इकोनॉमी के अंदर दोनों साइड से टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे करीबन चीज़ों के दाम 50% तो बढ़े हैं, लेकिन जब वो मार्केट में आती है वो 100% बढ़ जाता है। तो 2% वाले इन्फ्लेशन का टारगेट कितना हो जाएगा? 4% हो गया। तो कैसे आएगी? रेट कैसे कटेंगे? इस बात को समझनी। और देखिए, जब ये टैरिफ वॉर चलता है ना, तो टैरिफ चीज़ों के दाम वन शॉट में तो बढ़ जाते हैं, घटने में समय लगता है। जब म्यूचुअल डिस्कशन होता है, टैरिफ नीचे आते हैं, तब होता है, ऐसे नहीं होता ये चीज़। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो आने वाले समय में बाजार को परेशान करेगी। और देख लीजिए, आपको क्रिप्टोज देख लीजिए, आप अपने सारे ठुके पड़े हैं क्रिप्टोज। क्यों? इस वजह से, क्योंकि पैसा अब इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ चला जाएगा, और बाजार में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें होने लग जाएगी ना, तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। तो दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग कि चाइना यूएस ने टैरिफ लगाया और चाइना मैक्सिको कनाडा कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए, चाइना पे टैरिफ लगाने का मतलब हमारे पर भी टैरिफ लगाना है। ये बात मानिए, अगर साउथ ईस्ट एशिया किसी कंट्री पर अगर टैरिफ लगता है तो इनडायरेक्टली हमारे पर लगता है, क्योंकि हम एक इंपोर्टर कंट्री हैं। अगर हम एक इंपोर्टर कंट्री है तो हमारा माल अगर चाइना से आता है तो वो भी महंगा हो जाएगा। इस बात को समझिए,
ये एक सिंपल नहीं है। अगर कनाडा के ऊपर अगर टैरिफ लगते हो, कनाडा रिटालिएशन के अंदर ऑयल एंड गैस के ऊपर 20% टैरिफ ठोकता है तो वो सभी देशों के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भाई किसको महंगा नहीं चाहिए। सऊदी क्यों, सऊदी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वो भी ओपेक प्लस छोड़ देगा क्या? फिर भाई सीधी सी बात है, अगर आप $80 के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दोगे, या गैस $4 के ऊपर आप 10% टैरिफ लगा दोगे, तो आपका $90 के पास क्रूड हो गया। अब ओपेक प्लस बोलेगा क्या कि मेरे को, हम तो भाई 70-80 में देंगे, आप 90 में दे दो। ऐसा नहीं होगा। ओपेक भाई उसको पता है पैसा आ रहा है, क्यों छोड़ूं मैं, वो भी बढ़ा देगा दाम। तो हर जगह यही होगा। ये टैरिफ वॉर एक जगह पर सीमित नहीं रहेगा। दैट इज अ कैटास्ट्रॉफिक एंड कनेक्टेड इवेंट हैपन हुआ है ये वर्ल्ड के अंदर। अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा, आप 2-3 दिन में देखिएगा इसकी बात होगी और ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगा बाजारों के लिए। आज बाजार बंद है, खुलेंगे, ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन इसका रिएक्शन नहीं आए, लेकिन जब फेड की मीटिंग आएगी, जब आरबीआई की मीटिंग आएगी, तब इनकी बातें होंगी और ये एक्चुअली के अंदर एक बहुत बड़ा स्वान इवेंट बनकर देश दुनिया भर को तंग करेगा। आप चाहे माने या ना माने, जो 2% की ट्रेजेक्टरी फेड की थी वो नहीं आएगी अब। और बॉन्ड अगर शूट अप किए तो हमारी तरफ से आउटफ्लो डबल हो जाएंगे। क्योंकि समझिए यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है 4.6 के ऊपर, 4.6 की बॉन्ड यील्ड बढ़कर हो जाएगी 5.2, 5.5। अगर 5.5 बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की होती है तो इंडिया में पैसा क्यों लगाना विद द करेंसी रिस्क? क्योंकि करेंसी रिस्क, इंडिया करेंसी डीवैल्यूड होती है। क्यों करेंसी रिस्क में? अगर इंडियन करेंसी अभी 86 के ऊपर है, अब लोग बात करते हैं रेट कट की, होगा नहीं, पहली बात मान के चलिए। अगर रेट कट हुआ तो हमारी करेंसी सीधी 90 पहुंच जाएगी। तो इंडिया में जो पैसा लगाना उसके लिए करेंसी रिस्क और है, तो वो पैसा रखेगा ही क्यों इंडिया के अंदर? वो तो दबादम निकालेगा, और निकालेगा उन देशों में लगाएगा जहां पे करेंसी रिस्क अभी नहीं है, या अपने देश में 5% के बॉन्ड यील्ड में डालेगा। सॉवरेन बॉन्ड अगर 5% दे रहे हैं तो बड़ी कैपिटल के ऊपर 5% बहुत होता सालाना। इस बात को समझना पड़ेगा, हर दिन पैसा डबल वाला सिस्टम नहीं होता। तो दिस इज द मेन कंसर्न फॉर द मार्केट। आपको थोड़ी चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, लेकिन समझनी जरूरी है। हमारे प्रॉब्लम क्या है? देखिए हमारे प्रॉब्लम क्या है, जो ये टीवी वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, चार्ट वालों को लेके आते हैं, ये क्या करते हैं, फंड मैनेजर को लेके आते हैं। और आप देखिए ब्लूमबर्ग देखिए, या कोई बढ़िया यूएस का देखिए आप, कोई भी यूट्यूब, हाँ, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस चैनल्स होते हैं, उनके अंदर वो इकोनॉमिक्स को लेके आते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, मार्केट खुलने से पहले उनसे बात करते हैं। दैट इज अ डिफरेंस। ये चीजें जो हैं दैट इज बिलोंग्स टू द इकोनॉमी। फंड मैनेजर वाला क्यों बोलेगा ये बात, मैं बता रहा हूं तुमको क्यों बोलेगा। वो तो बोलेगा अच्छा है, क्योंकि उसको अपना माल चेपना है। भाई 30 लाख करोड़ का मार्केट था, मैं आपको बताता हूँ, 30 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड था इंडिया के अंदर, 20% घट गया वो ऑन एवरेज। 20% घटने का मतलब, तो 15% मान लो, 15% घट गया, कितना गया, 4.5 लाख करोड़। लोग 1 रुपया नहीं देते दूसरे को। अभी मैं आपसे मांगू ना 1 रुपया, आप नहीं दोगे मेरे को, लेकिन आपके 4.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के ठुक गए। लेकिन अभी लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, ये समझ में आएगी तब तो बहुत देर हो जाएगी। वो तो हाथ खड़ा करेगा ही। म्यूचुअल फंड वाले को लेके आते हैं उससे पहले, आपको क्या लग रहा है, वो तो बोलेगा मेरे को अच्छा लग रहा है। वो क्यों गलत बोलेगा? यू हैव टू, इंडिया के जो बिजनेस न्यूज चैनल है उनको ये समझनी पड़ेगी, आपको अपने चैनल पर पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा, दैट नोज अबाउट इकोनॉमी, दैट नोज अबाउट द इंटरेस्ट पैरिटी, दे नो अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क, दे नोज अबाउट द करेंसी रिस्क। अब म्यूचुअल फंड वाले वो लेके आते हैं, ठीक है, वो पढ़ा लिखा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पैसा मैनेज कर रहा है, बट वो बायस है। मैं कह रहा हूँ, अब इसमें आप बताता हूँ, कोई इकोनॉमिक्स वाला बंदा होगा ना, उससे यह पूछेगा बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट का, या आपने बढ़िया अगर पढ़ी होगी, एडवांटेज थ्योरी पढ़ी होगी, या मान लीजिए एडम्स का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये ठुक गया बाजार, ये टैरिफ वॉर सबको ले डूबेगा। समझिए, टैरिफ लगाया, इंटरेस्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, करेंसी मजबूत होगी यूएस की, हमारी कंट्री पर रिवर्स इफेक्ट होना है। लेकिन ये नहीं बता सकता, चार्ट वाले को ऐसे पता नहीं चलता, वो उनका भाई कमांड ही चार्ट है, उनके लिए तो कोई नहीं है। आप म्यूचुअल फंड वाले को लेके आ रहे हो, वो क्यों बोलेगा, उसके एयूएम के अंदर ऑलरेडी 20,000 करोड़ है, उसके 20,000 करोड़ के 20% ठुके पड़े हैं, 4,000 करोड़, वो घंटा बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना बोलूँ,
अगर मेरे पास मान लीजिए 2 लाख का पोर्टफोलियो हो, हाँ, तो मैं घंटा बोल दूं, बाजार ठुकने वाला नहीं बोलूंगा मैं। दैट इज द पॉइंट। आप लेके आ रहे हो किसी बड़े लाल को या किसी बड़े फंड को, ठीक है, वो क्यों बोलेंगे? वो तो ये बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू हैव टू, आपको अपने चैनल्स के ऊपर या लोगों को जो सुनना है, आप किसी इकोनॉमिस्ट को सुनिए, या मान लो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमें पता है दैट इकोनॉमिक्स हाउ टू वर्क, कोई नहीं बता सकता। लेकिन फंड मैनेजर क्यों बोलेगा? मैं आपको सिंपल, आपके पास में अगर 2000 करोड़ का फंड पड़ा है अंडर AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आपके 2 लाख करोड़ पड़े हैं, 2000 करोड़ पड़े हैं आपके पास, मान लीजिए कि 2 करोड़ पड़े हैं, आप क्यों बोलोगे खराब है? आप तो यही बोलोगे अच्छा, क्योंकि उसको पता है मैं खराब बोल दूंगा यार, मेरे वाले शान ले लेंगे। इसी वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। दिस इज अ मेन प्रॉब्लम। ये टीवी वालों ने सबसे ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, किसी को स्टॉक चूज करने हैं, ट्रेडिंग, ये टीवी देखना बंद करो सबसे पहले। ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान यही है। इनके पहले भी लोग फंसे हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के अंदर, ये बिजनेस वाला, और इनके कई लोग, ये TV 18 कई लोग फंसे हैं, CNBC आवाज़ वाले। तो इनको छोड़ो, ये फंसाने का काम करते हैं लोगों को, और कुछ नहीं, इनसाइडर करते हैं, पहले देते हैं टिप, पहले पोजीशन बनाते हैं, फिर देते हैं टिप, और इतिहास गवाह है। आप सर्च मान लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग, इस फलाने बिजनेस का नाम लिख दीजिए या आवाज़ का नाम लिख दीजिए, 100% निकलेंगे लोग। 2-3 तो इनके ही हैं इनसाइडर के अंदर। क्यों? दैट इज अ पॉइंट कि खुद की पोजीशन बनाते थे। तो पहले तो इनको टीवी देखना बंद कर दो। आपको देखना है कोई, आप इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया देखिए, दैट इज़ ब्लूमबर्ग देखिए लाइव, दैट इज़ फाइन। आप उसमें बढ़िया बढ़िया ऑक्सफोर्ड के टीचर्स आते हैं, बढ़िया बढ़िया कैम्ब्रिज के टीचर्स आते हैं, जिनको एक्चुअली इकोनॉमिक्स पता है, जिनको पता है इंटरेस्ट रेट कैसे काम करते हैं, जिनको पता है इन्फ्लेशन काम करते। अरे तुम यार 2 लाख वाले करोड़, ठीक है, उसका पैसा है, 2 लाख करोड़ का AUM हैंडल कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है क्या कि ये है, और वो सच क्यों बोलेगा? मेरे को पता हो, वो घंटा नहीं बोलेगा सच। तुम कितना कोशिश कर लो, वो आपको सच नहीं बताएगा। किसको पता है? मान लीजिए मैं आपको एक फंड का नाम बताता हूँ, क्वांट, 25% 20% ठुका पड़ा ऊपर से। जिस म्यूचुअल फंड वाले का नाम इनसाइडर ट्रेडिंग में आया हुआ है, ठीक है, पहले भी आता था, बट इतने खुले में नहीं होती थी भैया, हमने तो नहीं देखा कभी इतने खुले के अंदर होता, ठीक है ना, अंदर अंदर सारे करते हैं। लेकिन आप उसको लेके आओगे टीवी पर, उससे पूछोगे आपको क्या लगता है मार्केट का, वो बोलेगा क्या? वो घंटा नहीं बोलेगा कि ये नहीं, मेरे को मार्केट ठुका हुआ लगता है। और भाई ठुक रहा है, आपके पोर्टफोलियो देखो ना, आपके स्टॉक्स देखो ना, अगर कोई स्टॉक ऊपर से 30-40% ठुक गया तो उसे बचा क्या है? लेकिन लोगों को अभी भी दिख रहा है, अभी भी नहीं बेचेंगे वो, अभी भी नहीं बेचेंगे। अब बेचेंगे कहाँ पर? जब उसकी वैल्यू 20% रह जाएगी उस अमाउंट की। ये होगा अगर ये टैरिफ वॉर स्टार्ट रहता है तो 4 साल आप भूल जाइए, क्योंकि अभी तो US ने टैरिफ लगाया है, इसका जब रिटेलिएशन होगा, चाइना, मैक्सिको, कनाडा तीनों रिटेलिएट करेंगे। अब चाइना कह रहेगा WTO में लेके जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होना, वो पहले अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर चुका है, वो अपनी करेंसी को इतना डीवैल्यू करेगा उसके फर्क भी नहीं पड़ेगा, और वो 10% और कर देगा डीवैल्यू, क्योंकि अभी तो बंद थे, कल से खुलेंगे शायद चाइनीज मार्केट। तो दैट इज द पॉइंट, इन्फ्लेशन में आने वाले हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं, और कोई नहीं नकार सकता। तो मेरा पॉइंट यही है, बच के रहिए, टीवी वालों से दूर रहिए। मैं तो ये कहता हूँ, टीवी वालों से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है, फंसा के चेप के चले जाएंगे, और ये हमेशा बोलेंगे माल अच्छा है, सब चंगा करते करते आपको ठोक देंगे ये। तो मैं तो ये कहता हूँ। दूसरा, इन्फ्लेशन की बात कर ली हमने, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला पॉइंट आता है दिल्ली इलेक्शन। अब दिल्ली इलेक्शन में क्या हो रहा है कि नैरेटिव सेट हो गया है कि बीजेपी विंस, ठीक है ना, ये नैरेटिव सेट हो चुका है। तो अगर बीजेपी जीतती है तो ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मान लीजिए, बट होना कुछ नहीं है कि ठीक है, सेंट्रल स्टेट है, बीजेपी के हाथ में MPs आ जाएंगे, 7 MPs हैं वहाँ से, तो वो ठीक है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकलाइज, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी बीजेपी। अगर नहीं जीतती है तो भी इतना कुछ होना नहीं है। तो इतना कोई ऐसे आप उम्मीदें मत लगा कि बैठिएगा दिल्ली के अंदर कौन जीतता है कौन हारता है। इफ़ द बीजेपी विंस दैट इज़ फाइन, इफ़ द केजरीवाल दैट इज ऑल्सो फाइन। मार्केट को सेंटीमेंट पर कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा अभी तक। उससे पहले ही आ जाता है आरबीआई। 7 तारीख को मीटिंग है आरबीआई की। अब आरबीआई की जो मीटिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए गवर्नर साहब पहले मीटिंग लेंगे। अब एक और नैरेटिव सेट हो रहा है रेट कट का। अरे भाई रेट कट नहीं होगा, अगर मान लीजिए कर देते हैं ना ये, तो हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी। आपका यूएस मार्केट में जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो 108 9 10 क्रॉस करने के कगार पर है और आप यहाँ पर इंटरेस्ट पैरिटी के अंदर आप इंटरेस्ट नीचे ठोक रहे हो। आपकी बॉन्ड यील्ड 5 को क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप अपनी बॉन्ड यील्ड्स को नीचे ठोक रहे हो, तो मतलब ही नहीं है कोई, बाजार वैसे ही ठुक जाएगा। ये लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि स्टोरी स्लो डाउन की हो रही है। क्योंकि अगर वो लोग ऊपर की तरफ है, हम रेट नहीं काट सकते। और ये बात मानिए, हम साल भर तक रेट नहीं काट सकते। लोग अभी बोलेंगे फरवरी में नहीं कटा तो मार्च में कट जाएगा अगली मीटिंग में। मैं कह रहा हूं अगली मीटिंग में नहीं कटेगा क्योंकि गवर्नर को पता है अगर रेट काटा तो मैं रुपए को मैनेज कैसे भी नहीं कर पाऊंगा। एक स्प्रिंग डाला हुआ है, रुपए को रोका हुआ है। अगर ये छोड़ दिया ना, जैसे ही इन्होंने रेट काट दिया ना, ये छूट जाएगा। वो फिर 90 होगा या 92 होगा किसी को नहीं पता। तो इस होप में मत रहिएगा, ये होप ट्रेड मत कीजिएगा कि रेट कटने वाले हैं। ये बोलेंगे सब लोग रेट कटेगा, रेट नहीं कटेगा। और रेट कटता है ना, मैं बता दूं बाजार है ना बहुत जल्दी नीचे आएगा फिर, क्योंकि बॉन्ड यील्ड गिर जाएंगी। हमारी यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, हमारी बॉन्ड यील्ड घट जाएगी, तो इंडिया में पैसा रखेगा कौन? दैट इज द मेन कंसर्न, दैट इज द मेन इकोनॉमिक्स। और लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। आप समझिए यूएस की बॉन्ड यील्ड है 4.5 4.6। देखिए टेक्निकल चीजें हैं, मेरी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। क्यों आती है? मैं कोई चार्ट चूट तो देखता नहीं हूं, ठीक है, मैं फैक्ट्स से बात करता हूं। अब ये थोड़ी चीजें थोड़ी देखने वाली होती हैं। अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे, मेरे से वापस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें, मैं जवाब दूंगा उनके। लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, लेकिन आप अगर इनको सीख जाते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया बदलेगा। चार्ट्स सब कुछ नहीं होते, समझिए बात को। आप चार्ट में क्या होगा, आपका हर 1 घंटे में आपका चार्ट के अंदर आपका पासा पलट जाएगा। 1 घंटे पहले आप बेरिश है, 1 घंटे बाद आप बुलिश हो जाएंगे। 1 घंटे पहले बारिश है, 1 घंटे बाद बुलिश हो जाएंगे। मतलब ही क्या उसका? नैरेटिव सेट कीजिए, एक थीम बनाइए, थीम बना के उस पर काम कीजिए। उसके बाद देखिए ना, मैं कहता हूँ कोई स्टॉक पे थीम बनाइए। आप गलत हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ आपके पास इतना दिमाग है, आप इतने जीनियस हैं। अगर आप कोई स्टॉक पकड़िए, आप, मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई स्टॉक पकड़िए, उस पर आप थीम बनाइए, उसकी थोड़ी रिसर्च कीजिए, उसको देखिए। हाँ, चार्ट्स पे नहीं देखना, प्राइस भी नहीं देखना, उसके फाइनेंशियल्स को देखिए, फाइनेंशियल्स के इंटरनल को देखिए, मैनेजमेंट को देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। आप उसमें ट्रेड लीजिए, चाहे कितना भी बेयर मार्केट क्यों ना हो, वो साला स्टॉक चलेगा। बट लोगों को क्या चाहिए? इंस्टाग्राम पर टिप चाहिए। इंस्टाग्राम की टिप काम करती है यार? वो इंस्टाग्राम पर जो बता रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। उसको 3-4 लाख रुपए मिले हैं, वो स्टॉक को ऊपर पंप कर रहा है जिससे प्रमोटर का माल निकल जाए। ऑपरेटर गेम है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। लोग बेचारे सोचते हैं नहीं इंस्टाग्राम पे टिप आई है, क्या होगा? तो वो चीज़ समझने वाली है। तो हो रहा क्या है, अगर आरबीआई ने रेट काटा, देखिए यूएस फेड रेट नहीं काट सकता। अब यूएस फेड 1 साल 1.5 साल तक रेट नहीं काट सकता, डेट इज एकदम कंफर्म चीज है ये। वो बढ़ा ना दे, इस बात को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, बढ़ाए ना। अगर बढ़ा दिया तो और खतरनाक हो जाएगा। ये आपका जो क्रिप्टोज भागे है ना, सारे नीचे आ जाएंगे क्योंकि रेट सेंसिटिव है क्रिप्टोज। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली के अंदर, यूएस घटाएगा नहीं रेट, किसी हालत में नहीं घटेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कंडीशन में यूएस पहुंच रहा है। अब ये नहीं घटाएंगे, ठीक है, इनका इन्फ्लेशन ऊपर ही जाएगा। अब इनका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। अगर हमने अगले आने वाले 6 महीने के अंदर रेट काट दिए जोर जबरदस्ती से, उससे होगा क्या, हमारा रुपया गिर जाएगा। ऑल टाइम लो पर तो हम है ही, वो तो हमेशा से रहते हैं। बट हमारी बॉन्ड यील्ड गिर जाएगी, जो हमने अभी अपने नए बॉन्ड्स को लिस्ट करवाया वो भी गिर जाएंगे। तो और क्यों फिर इंडिया में रहेगा पैसा? अगर आपने अपने बॉन्ड्स की यील्ड को ही गिर दिया तो मुझे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6-7% जो भी मिलता है, मुझे यूएस में अगर 5% मिल रहा है तो मैं यूएस में लगाऊंगा ना, विदाउट द करेंसी रिस्क। फॉरेन इन्वेस्टर ये सोचेगा, इसलिए आउटफ्लो हो रहा है। ये आउटफ्लो हो क्यों रहा है?
एनीवन नोज अबाउट समथिंग। ये बात समझिए, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी आपका स्टॉक्स में ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, कोई भी स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट जब होती है ना, तो ये बात मान के चलिए किसी ना किसी को बात पता है, अंदर की बात पता है, तभी वो स्टॉक गिर रहा है। अदरवाइज स्टॉक गिरते नहीं ऐसे 30-30, 40-40% कोई स्टॉक गिरते नहीं है। इस बात को समझिए। और बाउंस आता है वो सेल ही है 100%। इस बात को थोड़ा समझने वाली चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द। तो यहाँ पे है कि रेट नहीं कटेंगे। पहली बात मान के चलिए, लोग कितने ही होप कर ले, रेट नहीं कटेंगे। रेट कटते हैं तो बाजार के लिए वो खराब ही होगा। और मैं बैरिश नहीं हूँ, ये समझिए। लोग मेरे को बोलते हैं आप बैरिशनेस वाली बातें करो, तो मैं बैरिशनेस वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, लोग रियलिटी से दूर है। आप किसी स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहे हैं 2 लाख करोड़ की, उसकी फ्यूचर अर्निंग को देख करके हाँ अर्निंग हो जाएगी, अरे भाई होगी तब देखेंगे ना। पास्ट में जो हो गया आप उसको मत मानिए, जो फ्यूचर्स होना, पास्ट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, फ्यूचर इज अ डिफरेंट सिनेरियो। क्या होगा पता नहीं, एक झटके में एनवीडिया ठुक गया, क्यों? डीपसीक आ गया, किसको पता था। अब वो जितना प्रोग्रेस करेगा उतना एआई ठुकता जाएगा और सस्ते एआई हो जाएंगे, एनवीडिया ठुकता जाएगा। तो वो प्रॉब्लम यही है, आप इस बात को समझिए। लोग नैरेटिव गलत सेट करते हैं, टीवी वाले गलत नैरेटिव सेट करते हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन नहीं होती इंडिया के अंदर। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर जिसको जो भाव मिले ढंग के और बढ़िया, एक लेवल ध्यान रखिए, लेवल के नीचे कटता है आपका कोई भी इंडेक्स या स्टॉक, उससे निकलिए। मैं ब्रॉडर सेंस की बात कर सकता हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ब्रॉडर सेंस में हमारे लिए 22,800 समथिंग का लेवल रहता है। देर आफ्टर हम देखेंगे कहाँ पे बाजार जाता है, क्योंकि रिटेलर रैली है, फेल होती है तो 1-2 दिन में फेल हो जाती है। ये तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप तक यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।